नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी ट्रिकी गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बिहार स्टेट हिंदी माध्यमिक स्तर कक्षा 9-10 के शिक्षकों हेतु प्रैक्टिस सेट भाग 4 पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। अगला प्रश्न, प्रारूपण का अर्थ है सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? तो समासबद्ध पदों से युक्त, विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। अगला प्रश्न, मनोह उमंग अंग अंग छवि छलक तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। मनोह लगने के कारण अलंकार होगा उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो ऑप्शन डी 10। मम्मट के अनुसार काव्य दोष 3 है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। भामह के अनुसार 3। सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। ऐसे उल्लुओं को बृहस्पति भी नहीं समझ सकते, यहां कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा होगा। लक्षणा की परिभाषा है जहां मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ि लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ की प्राप्ति किया जाए, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न, जब अर्थ का ग्रहण अविधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे लक्षणा। अगला प्रश्न, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर में शब्द शक्ति है अविधा। ऑप्शन सी सही। साहित्य दर्पण की रचना किसने की? तो इसकी रचना आचार्य विश्वनाथ ने की। पंडित राज जगन्नाथ की है रस गंगाधर। मम्मट का है काव्य प्रकाश। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो ऑप्शन नंबर डी कुंडलिया में। यह एक विषम मात्रिक छंद है। तथा यह दोहा और रोला से मिलकर बना है। अगला प्रश्न, मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें है हरिगीतिका। यह एक सममात्रिक छंद है। और इसमें कुल प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न,
मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इंद्र वज्रा। यह वर्णिक छंद है। तथा प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। और इसका सूत्र है तत जगौग। सगण तगण जगण और दो गुरु। 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद कहलाता है मंदाक्रांता। इसके प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं। 4, 6 और 7 पर यति होता है। इसका सूत्र है मभनत गौ। मभनत गौ। मगण, भगण, नगण, तगण और दो गुरु। अगला प्रश्न। अति शोध स्नेह को मार्ग है, जहां नय कुसयानप बांक नहीं। तह सांच चले तज यापन पौ, झिझकै कपटी जे निशाक नहीं। काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? तो यह है सवैया छंद। यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। निम्न में से कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है? छप्पय। ऑप्शन नंबर डी। जबकि दोहा, सोरठा और बर्व अर्ध सममात्रिक छंद हैं। छप्पय में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। अगला प्रश्न। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें है बरवय छंद। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो इसमें होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 भेद। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार।
श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सहृदय के हृदय में स्थित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को कहते हैं विभाव। रस के चार तत्व हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? भट्ट नायक से। भट्ट लोल्लट, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद? संकुक, अनुमितिवाद? अभिनव गुप्त, अभिव्यक्तिवाद? अगला प्रश्न, जसोदा हरि पालने झुलावें, हल रावें दुलराय मल्हावें, जाई सोई कछु गावें, प्रयुक्त पंक्ति में कौन वात्सल्य? संचारी भाव के कितने प्रकार? तो 33, ऑप्शन नंबर ए। रस को काव्य का क्या माना जाता है? तो रस को काव्य की आत्मा मानी जाती है। अगला प्रश्न, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है अद्भुत रस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। सुंदर मोर बहुत देर से नाच रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा बहुत देर से नाच रहा है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं, ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो ऑप्शन सी सही है, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में विधेय और उद्देश्य है। नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गया। उद्देश्य, विधेय। ऑप्शन सी सही।
डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन ए। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो ऑप्शन सी, मोहन ने रोटी खाई। मैं तुमको देखा, इसका शुद्ध होगा मैंने तुमको देखा। राम ने लिख चुका, तो यहां ने नहीं होगा, राम लिख चुका। गोपाल मुझे 2 कलम दिए, तो यहां होगा गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए। प्रश्न संख्या 33 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें तो इसका शुद्ध होगा ऑप्शन बी, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया। पहला का शुद्ध होगा तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, लिखी नहीं, रचना की है। अगला है कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, तो यहां पहिए का कोई मतलब नहीं है, होगा कालचक्र से बचना संभव नहीं है। अगला है लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, तो यहां होगा रोने हट जाएगा। तो लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। आगे देखिए, बताओ कि तुम कब लौटे, वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन होगा। ऑप्शन डी, अपने लौटने का समय बताओ। अगला क्वेश्चन, मोहन घर जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा अपूर्ण वर्तमान काल। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे सरल वाक्य, ऑप्शन डी। आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होगा? बहुत भारी प्रयास करना, ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। प्रश्न संख्या 39, सुमेलित कीजिए, टांग अड़ाना माने अड़चन डालना, आग में घी डालना क्रोध बढ़ाना। तीसरा है दाल न गलना, वश न चलना, कान भरना चुगली करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, नींव डालना मुहावरे का अर्थ है कार्य का शुभारंभ करना, ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ है अनमेल वस्तुओं का संयोग। अगला प्रश्न, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है तो इसका सही उत्तर होगा घूस देना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अपनी डफली आप बजाना, तो इसका सही उत्तर होगा
अपने मन की करना। प्रश्न संख्या 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? ऑप्शन ए, मुंह छिपाना गायब होना नहीं होता है, लज्जित होना होगा। बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को उसके समास के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, वनवास, वन में निवास होगा तत्पुरुष समास। दान पुण्य, दान और पुण्य द्वंद्व समास। त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र में होगा बहुव्रीहि समास। यथाविधि अव्ययीभाव समास और क्रोधाग्नि कर्मधारय। अगला प्रश्न देखिए, जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, प्रतिदिनम में कौन सा समास है और इसका समास विग्रह? दिनम दिनम प्रति, समास होगा अव्ययी भाव। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो पीतांबर। अगला प्रश्न देखिए, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहां कौन सा समास होगा? तो संख्यावाची द्विगु, द्विगु समास। ऑप्शन सी। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास होगा? चार्थे द्वंद्व, उत्तर और दक्षिण द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही करण तत्पुरुष समास का विकल्प है। भयाकुल, भय से आकुल, ऑप्शन डी सही। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण होगा रातों रात। अगला प्रश्न, पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा पौधन अन। प्रश्न संख्या 54 देखिए, रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा रीति अनुसार, इसमें यण संधि है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो रमेश, रमाधन ईस होना चाहिए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो जगत नाथ, ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनिए। भानु उदय, इसका सही उत्तर होगा भानुदय, ऑप्शन ए। दीर्घ संधि होगी। इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आयादी संधि का उदाहरण नहीं है। वागीश, इसका संधि विच्छेद होगा वाक धन ईस, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न,
चरण में वर्णों की संख्या कम से कम के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन डी, इंद्रवज्रा 11 वर्ण, वसंत तिलका 14 वर्ण, मंदक्रांता 17 वर्ण, शार्दुल विक्रीडित 19 वर्ण। अगला प्रश्न, मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। अगला प्रश्न, अवधि का निजी छंद है बरवय। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक विषम चरण में 12-12 विषम चरण में, और सम चरण में 7-7 मात्राएं होती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी, विद्या सदैव रहने वाला धन होता है। तो सदैव के स्थान पर होगा सदैव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन डी, आम सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसका शुद्ध होगा सभा में प्रतिनिधि उपस्थित थे, आम नहीं रहेगा। अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो इसमें वृत्ति है सामर्थ्य सूचक, ऑप्शन ए सही। प्रश्न संख्या 65 देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें। प्रश्न 65 देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दें अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इच्छावाचक वाक्य, शीला आई और अंधे को सहारा दिया। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सही विकल्प चुनिए। यह है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन ए सही। हास्य रस के कितने भेद होते हैं? तो हास्य रस के 6 भेद, ऑप्शन ए। कौन कौन? स्मित, विहसित, अपहसित, हसित, अवहसित तथा अतिहसित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा पाप पुण्य। 69 नंबर देखिए, वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 70 देखिए, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उसका पुरुष। अगला प्रश्न, अभिषेक में संधि बताइए। तो अभिषेक में संधि होगी
व्यंजन, अभिधन सेक। अगला प्रश्न, अत्युक्ति में संधि है यण संधि। अतिधन उक्ति। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? ऑप्शन सी भानुदय, भानुधन उदय। नमस्कार में विसर्ग संधि। जगदीश में व्यंजन संधि और दुर्लभ में विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, यदि अ या आ के बाद इ या ई आए तो दोनों ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है गुण स्वर संधि। ऑप्शन सी। जो व्याकरण जानता है, एक शब्द के क्रम में वैयाकरण। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जहां प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वही विलाप से आशय रो रो कर अपना दुख कहते जाना। ऑप्शन ए। भुजंग शब्द का अर्थ है सांप। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई? तो ऑप्शन सी हिंदी। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखा जाता है? 1/3 से कम। इनमें एक राज्य हिंदी भाषी है, वह है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, चीनांशुक शब्द का अर्थ है रेशम। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टेस्टिमोनल का हिंदी अनुवाद होगा प्रशंसा पत्र। ऑप्शन बी। अमर्ष क्या है? अमर्ष एक संचारी भाव है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? गलत वाक्य है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो इसका सही वाक्य होगा, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा, विनय से चला नहीं जाता। यह है भाववाच्य। अगला प्रश्न, बिनु पद चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा विभावना अलंकार। ऑप्शन नंबर ए। 88, तंत्री नाद कवित्र रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। दोहा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है विरोधाभास। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए,
नित प्रति पुण्यई रहे आनन ओप उजास में अलंकार है। अतिशयोक्ति, इसकी परिभाषा होगी जहां किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हों सावन घन काले काले। तो यहां मानो हुआ, इसलिए हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 92 देखिए, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है रूपक अलंकार। उपमेय का उपमान पर अगला प्रश्न देखिए, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप करके उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के भेद हैं? यह है उपमा अलंकार के। अगला प्रश्न, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो इसमें होगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, कूलन में केल में कछारन में कुंजन में क्यारिन में, कलित कलीन कलकंत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। क क वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखिए, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वह कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें होगा अर्थालंकार, ऑप्शन बी। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यही गलत है। अगला प्रश्न देखिए, संक्षेपण में किसका पूरा ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता, ऑप्शन बी। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संक्षेपण का नियम नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन डी, संक्षेपण में भाषा शैली प्रथम पुरुष में होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।